सभी को नमस्कार। मैं हूं मनीष। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल अमेजिंग योगा में। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार की होती है। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है स्वर संधि। संधि किसे कहते हैं? जब दो वर्णों का मेल होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन स्वर संधि में जब दो स्वरों का संधान अथवा मेल होता है, जब दो स्वर मिलते हैं और कुछ नया वर्ण बनता है, उसे कहते हैं स्वर संधि। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी परिवर्तन होगा इस संधि में, जो भी परिवर्तन होगा वो केवल और केवल स्वर के स्थान पर ही होगा। किसके स्थान पर होगा? जो भी परिवर्तन होगा वो केवल स्वर के स्थान पर ही होगा, यानी कि स्वर संधि में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं संधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो स्वर संधि में हो सकता है आपको कहीं 5 प्रकार की मिले, कहीं 7 प्रकार की मिले, लेकिन 7 से। सभी को नमस्कार। मैं हूं मनीष। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल अमेजिंग योगा में। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार की होती है। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है स्वर संधि। संधि किसे कहते हैं? जब दो वर्णों का मेल होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन स्वर संधि में जब दो स्वरों का संधान अथवा मेल होता है, जब दो स्वर मिलते हैं और कुछ नया वर्ण बनता है, उसे कहते हैं स्वर संधि। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी परिवर्तन होगा इस संधि में, जो भी परिवर्तन होगा वो केवल और केवल स्वर के स्थान पर ही होगा। किसके स्थान पर होगा? जो भी परिवर्तन होगा वो केवल स्वर के स्थान पर ही होगा, यानी कि स्वर संधि में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं संधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो स्वर संधि में हो सकता है आपको कहीं 5 प्रकार की मिले, कहीं 7 प्रकार की मिले, लेकिन 7 से 8 प्रकार की संधि मानी जाती है। कितने प्रकार की? 7 से 8 प्रकार की। ठीक है, अब इनमें जो दीर्घ संधि है, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये 5 संधियां स्कूल में बच्चों को सामान्यतः बताई जाती है। उसके बाद पूर्व रूप और पर्व रूप और एक प्रकृति भाव, ये 3 संधियां भी होती हैं। इनको भी हम समझ लेंगे। ठीक है, यदि आपको 5 पढ़ने के लिए कही जाए तो आप 5 पढ़ें, 7 के लिए बोला जाए 7 पढ़ें, और जो 8वां है प्रकृति भाव, यानी कि इसमें कोई नया शब्द नहीं बनता, जैसा रूप है वैसा ही रहेगा। इसी का नाम है प्रकृति भाव, यानी कि जैसा थे वैसे ही, बस साथ में लिख दिए जाएंगे, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं आज दीर्घ संधि। पहली संधि कौन सी हमारी आज की? दीर्घ संधि। हाँ, तो दीर्घ संधि को बोलते हैं सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण मतलब एक जैसे अक्षर। तो इसमें जो इसका दीर्घ संधि का सूत्र है वो है अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात यदि अक प्रत्याहार के बाद अक प्रत्याहार हो तो दीर्घ होगा। नहीं समझे? फिर से समझते हैं। अब यहां पे अक अक प्रत्याहार में क्या क्या आएंगे? अक प्रत्याहार में आएंगे अ और ई
उ, री और ली। ये यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ अच नहीं अक होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर अक प्रत्याहार। हाँ, यानी कि अ, ई, उ, री, ली, तो इसको बोलेंगे हम अक प्रत्याहार। और ये भी सामने भी अक रहेगा और यहां भी फिर अक ही बनेगा। कैसे, ये समझेंगे। जैसे अ के सामने सवर्ण का मतलब हो गया बिल्कुल उसके जैसा। यदि अ के सामने अ आएगा, अ के सामने अ आएगा तो क्या बनेगा अ। अब जो अ और आ है ये एक ही जैसे होते हैं, इसलिए इनको अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम इसी से समझ सकते हैं कि अ के सामने, यदि अ के सामने अ और आ दोनों में से कोई सा भी आएगा तो दोनों ही स्थिति में बनेगा क्या आ। ठीक है, क्या बनेगा आ। ओके, अब उसके बाद ई के सामने, ई के सामने यदि छोटा ई या बड़ा ई यानी कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई आएंगे तो क्या बनेगा दीर्घ ई। ठीक वैसे ही ऊ के सामने यदि ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आए तो क्या बनेगा दीर्घ ऊ। री के सामने ह्रस्व री या दीर्घ री आए तो क्या बनेगा दीर्घ री। अब इनमें एक बात और याद रखनी है, इधर भी ह्रस्व या दीर्घ हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इधर भी दोनों तरफ में से किसी भी तरफ ह्रस्व या दीर्घ हो सकते हैं। ठीक है, तो परिवर्तन सिर्फ इतना ही है कि दोनों को मिलके बनेगा क्या दीर्घ, यानी कि उनका बड़ा रूप बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो यहां आपको देखना है कि ये अ ह्रस्व कहलाता है और ये दीर्घ। रूप अ का ही है, बस ह्रस्व और दीर्घ है। तो यहां पर है अ और अ मिलकर क्या बना आ। फिर अ और आ मिलकर क्या बनेगा आ। आ और अ मिलकर क्या बनेंगे आ। और आ और आ मिलकर क्या बनेंगे आ। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में मिलकर बनना क्या है दीर्घ ही बनना है। क्या बनना है दीर्घ ही बनना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि ये बनेंगे कैसे। अब हम यहां देख सकते हैं, जैसे एक शब्द है दैत्यारी। क्या शब्द है दैत्यारी। तो यहां पर दैत्य शब्द है और अरि, दैत्य माने राक्षस और अरि माने शत्रु, राक्षसों के शत्रु, वो कहलाएंगे दैत्यारी। अब इनको हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, यानी कि हर अक्षर को अलग अलग कैसे लिखेंगे। तो द में क्या है ए। ठीक है, हाँ, द में है आई की मात्रा, फिर आदत य, अंतिम में है अ। क्या है अंतिम में अ। और दूसरे शब्द में पहला अक्षर क्या है अ, यानी कि दैत्य का अंतिम वर्ण और अरि का पहला वर्ण। तो दोनों अ को मिलके क्या बनेगा अ। तो बना द, एक की मात्रा रहेगी यहां पर दैत्यारी। तो ये बन गया यहां पर दैत्यारी, अर्थात
दैत्यारी। समझ गए आप? अब बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे ये बना है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जो और वर्ण जैसे शश अंक, क्या है ये? शश अंक, शशांक। यहां भी ऐसा ही बनना है। जो शश है, शश में अंतिम वर्ण क्या होगा? अगर हम अंतिम वर्ण निकाल दें तो शश में है अ, ठीक है। और अंक में पहला वर्ण क्या है? अ। दोनों को मिलकर क्या बनेगा? आ। बहुत अच्छे। तो अब शब्द क्या बना? शश में जो हमने लिखा ये शश, अब यहां हो गया शशा। बाकी जो शब्द है ये ऐसा ही लिखा जाएगा, शशांक। ठीक है, ये कैसा लिखा जाना है? जैसा बना ऐसा ही, शशांक। ठीक है, ओके। चलिए अब अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है गौरंग। क्या है? गौरंग। तो गौर में अंतिम वर्ण क्या है? अ। और अंग में पहला वर्ण क्या है? अ। ये जो मिलने हैं भाई, र में आ है और अंग में शुरुआत में आ है, तो इन दोनों को मिलके क्या बना? आ। तो इसलिए यहां पर गौर में जो अ था उसका आ हुआ तो बना गौरांग। ठीक है, ठीक वैसे ही जो यहां पर विद्या में क्या है? आ। और आलय में क्या है? आ। तो यहां पर विद्या में भी आ है और आलय में भी आ है, तो दोनों को मिलकर क्या बनेगा? आ ही बनेगा। विद्या का आ और आलय का आ, यानी कि पहले हमने बनाया आ, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या है? आ। तो दोनों को मिलकर क्या बनेगा? आ। समझ गए? तो विद्या का आ और आलय का आ दोनों मिलके बने आ, इसलिए शब्द भी बना विद्यालय। विद्यालय शब्द क्या बना? विद्यालय। समझ गए आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो शब्द है वो है रत्न आकर। रत्न आकर। तो रत्न में अंतिम में क्या है? अ। और आकर में पहला वर्ण क्या है? आ। अब दोनों को मिलकर क्या बनने वाला है? आ। दोनों को मिलकर क्या बनेगा? आ। तो रत्न का अ और आकर का अ दोनों मिलके बने आ, इसलिए यहां हो गया रत्नाकर। क्या बना? रत्नाकर। वैसे ही यथा का आ और अर्थ का अ दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? आ। और शब्द बना यथार्थ। फिर है विद्या में आ है और अभ्यास में अ है, तो दोनों को मिलके बने क्या बना? आ। विद्याभ्यास। समझ गए आप? ठीक है, एक उदाहरण और है। विद्या में आ है और अर्थी में अ है, दोनों को मिलके क्या बनेगा? आ, अर्थात विद्यार्थी। क्या बनेगा? विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ा अ और अ या अ और आ मिलके क्या बना। अब पढ़ेंगे ह्रस्व ई और दीर्घ ई का उदाहरण। तो ह्रस्व ई क्या है? ये है। और दीर्घ ई क्या है? ये है। अब हम पढ़ेंगे इनके उदाहरण। तो यहां पर यदि ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलेंगे तो क्या बनेगा? दीर्घ ई। यहां पर यदि
ह्रस्व और दीर्घ ई मिलेंगे तो क्या बनेगा? दीर्घ ई। यहाँ अगर दीर्घ और ह्रस्व मिलेंगे तब भी दीर्घ बनेगा, और यदि दोनों ही दीर्घ हो तब भी क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं ये बनेगा कैसे। तो शब्द है श्री, तो श में र है, ठीक है, और र में क्या है? ई लगा है, श्री बनेगा ना। ये जो शब्द है ये ऐसे है, श्री, तो श में र और ई, श्री बना। फिर आगे है ईशः, ईशः अर्थात ईश्वर, ईशः अर्थात ईश्वर। तो श्री में अंतिम में है दीर्घ ई, और ईशा में पहला वर्ण क्या है? दीर्घ ई। तो दोनों को मिलके क्या बना? दीर्घ ई। तो यहां बना ये श्रीशः। क्या बना? श्रीशः। अब इनके अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे ये हमने पढ़ा अभी कि दोनों को मिलकर श्री और ईशः को मिलकर क्या बना? श्रीशः। बिल्कुल वैसे ही इति में अंतिम में क्या है? छोटा ई, यानी कि ह्रस्व। और इव में क्या है? इसमें भी छोटा ई है। तो दोनों को मिलकर क्या बना यहाँ पर? दीर्घ ई, यानी कि बड़ा ई। और बड़े ई की मात्रा आती है इधर से। ठीक, अब अति, अति में क्या है? छोटा ई। और इव में क्या है? छोटा ई। तो दोनों को मिलकर क्या बना? दीर्घ, यानी कि बड़ा ई। ये हो गया अतीव। फिर है रवि, रवि में छोटा ई है और इंद्र में भी छोटा ई है। दोनों को मिलकर क्या बना? दीर्घ ई। क्या वाला? दोनों को मिलकर दीर्घ ई, यानी कि बड़ा ई। ठीक है, आगे है परि, परि में है छोटा यानी कि ह्रस्व ई। और ईक्षा, ईक्षा में है बड़ा ई, मिलकर बना दीर्घ ई, यानी कि बड़ा ई, अर्थात ऐसे मात्रा बड़ा ई। परि माने परीक्षा, परीक्षा माने अर्थात जो आप पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, वह। फिर है गौरी, गौरी में कैसा ई है? बड़ा। और ईशा में कैसा ई है? छोटा, है ना? नहीं, बड़ा ही है। दोनों में क्या है? बड़ा ई है। तो दोनों को मिलकर क्या बनेगा? गौरीशः, अर्थात यहां भी दीर्घ ई ही आएगा। कैसा ई आएगा? दीर्घ ई। फिर है महती, महती में कैसा ई है? दीर्घ। और इच्छा में कैसा ई है? ह्रस्व, यानी कि छोटा। लेकिन दोनों को मिलकर क्या बनेगा? दीर्घ ई, महती इच्छा। क्या बनेगा? महती इच्छा, अर्थात दीर्घ ई। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम ऊ की तरफ। अब चाहे ह्रस्व ऊ हो या दीर्घ ऊ, दोनों को मिलकर क्या बनने वाला है? यहां पर दीर्घ ऊ। देख सकते हैं आप कि ह्रस्व और ह्रस्व हो तो भी क्या बनेगा? दीर्घ। और दीर्घ के बाद ह्रस्व आए तो क्या बनेगा? दीर्घ। ह्रस्व के बाद दीर्घ आए तब भी दीर्घ। और दीर्घ के बाद दीर्घ आए तब भी दीर्घ। छोटे के बाद बड़ा आएगा तब भी बड़ा। बड़े के बाद बड़ा आएगा तब भी बड़ा। बड़े के बाद छोटा आएगा तब भी बड़ा ही बनेगा। समझ गए? चलिए अब देखते हैं उदाहरण कैसे बनेगा। तो यहां पर शब्द है विष्णु,
शब्द क्या है? विष्णु। ये है विष्णु और इधर है उदयः। इधर क्या है? उदयः। ये मैं साफ कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। हाँ, चलिए अब देखते हैं। ये है जो व में ई है, यहां पे हो गया ये। अब आदर्श यहां आ गया, ण और उ, ण और उ। तो विष्णु में उ कैसा है? ह्रस्व यानी कि छोटा। और उदया में उ कैसा है? ह्रस्व यानी कि छोटा। लेकिन दोनों को मिलकर के बना क्या? दीर्घ उ। कैसा उ बना? दीर्घ उ, जिसकी मात्रा होती है ऐसे। ठीक है, तो विष्णु का छोटा उ और उदय का छोटा उ मिलके बना दीर्घ उ, जिसकी मात्रा होगी कुछ इस प्रकार। तो बना विष्णुदयः। यहां पर ये ध्यान रखना है आपको कि जो भी परिवर्तन होगा वो पहली बात तो केवल और केवल स्वरों के स्थान पर होगा। किन के स्थान पर? स्वरों के स्थान पर। और दूसरी बात, पहले शब्द का अंतिम स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला। यदि उनके बीच में कोई और वर्ण आता है तब संधि नहीं होगी। जैसे विष्णु में यहां पर ई है और उदय में यहां पर अ है, इनमें संधि नहीं होगी। केवल पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वर्ण होना चाहिए, तभी संधि होगी, नहीं तो संधि नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, इसके और उदाहरण देखते हैं। यहां पर विष्णु में हमने अभी देखा छोटा उ और उदय में छोटा उ मिलके कैसा बना? बड़ा उ। ठीक है, भानु में कैसा उ है? छोटा। लेकिन ऊष्मा में कैसा है? बड़ा। तो दोनों को मिलके क्या बना? बड़ा उ, अर्थात इस तरह से दीर्घ उ, भानुष्मा। फिर है गुरु। अब यहां बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि र में ये उ की मात्रा छोटी है या ये उ की मात्रा बड़ी है। तो आपको ध्यान रहे कि जिसमें इस प्रकार घुंडी बनी रहती है, इस प्रकार मात्रा लगी होती है, ये बड़ा होता है। और जिसमें सिर्फ इस तरह से एक पूंछ सी निकली रहती है वो छोटा होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, र में इस तरह से मात्रा लगा देते हैं, ये गलत है। र में नीचे मात्रा नहीं लगती। र में हमेशा पीछे की तरफ, चाहे आप छोटा रू बनाएं या आप रू बड़ा बनाएं, दोनों में ही मात्रा पीछे लगेगी। लेकिन उसके घूमने की आकृति थोड़ी कम और ज़्यादा हो जाएगी। उसी से ये निर्धारित होगा कि ये छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है। ठीक है, तो गुरु में र में छोटा ऊ है और उपदेश में भी छोटा ऊ है। लेकिन दोनों को मिलकर के जो यहां पर लिखा है ये मिसप्रिंट है। यहां बनेगा गुरुपदेश, ये बनेगा गुरुपदेश। क्या बनेगा? गुरुपदेश, यानी कि दीर्घ ऊ। समझ गए? अब है वधु उत्सव। तो वधु में भी छोटा ऊ है और उत्सव में भी छोटा ऊ है, लेकिन दोनों को मिलके बनेगा बड़ा ऊ, यानी कि इस तरह से गुरु वधूत्सव। फिर है भानु। भानु में छोटा ऊ है और उदय में भी छोटा ऊ है, तो दोनों को मिलके क्या बना? दीर्घ ऊ, भानुदयः। मधु में छोटा ऊ है, उत्तमम में छोटा ऊ है, लेकिन दोनों को मिलके क्या बना? दीर्घ ऊ। क्या बना दोनों को मिलकर के? दीर्घ ऊ, मधुत्तमः। क्या बना? मधुत्तमम। समझ गए? चलिए, अगर यहां तक आपको
समझ में आ गया, तब हम आगे बढ़ते हैं और अगला उदाहरण है री, ह्रस्व री और दीर्घ री। अब यहां पर यदि ह्रस्व री के बाद दीर्घ री आ जाए तब क्या बनेगा? दीर्घ री। और यदि दीर्घ री के बाद ह्रस्व री आए तब क्या बनेगा? ह्रस्व री। सिंपल सी बात। और यदि ह्रस्व के बाद दीर्घ आए तब भी दीर्घ ही बनना है। और यदि दीर्घ के बाद दीर्घ आए तब भी क्या बनना है? दीर्घ ही बनेगा। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो शब्द है होत्री। शब्द क्या है? होत्री। और इधर है ऋकारः। क्या है इधर? ऋकारः। ठीक है। तो अब होत्री का री, यहां पर ता में री था और ऋकार में भी री है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो दोनों में री मिलकर क्या बना? दीर्घ री। ये देखो यहां पर जो बना, ये बना फिर होत्री इस प्रकार, कारः। यहां पर डबल री, ये 1 और 2 इस प्रकार री बन गया। ठीक है। अब ये अक्षर आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना यहां पर? होत्रिकारः। क्या बना यहां पर? ये होत्रिकारः। ये देखो, यहां देख सकते हैं आप कि डबल री बना तो बना होत्रिकारः। अब इसके उदाहरण देखते हैं। होत्री कर री और ऋकारः का री, दोनों को मिलकर क्या बना? होत्रिकारः। पितृ ऋणम, पितृ में री और ऋणम का री, दोनों मिलकर क्या बना? पितृणम। कर्तृ और ऋणी, कर्तृ का री और ऋणी का री, दोनों मिलकर क्या बने? कर्तृणी। कर्तृणी, कर्तृणी क्योंकि दीर्घ री है। फिर कर्तृ और रिद्धि, कर्तृ का री और रिद्धि का री, दोनों मिलकर क्या बने? कर्तृद्धि। ठीक है। ये आपको समझ में आए? बहुत अच्छे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर ये 3 तरह से क्यों लिखा है। यहां पर ये इन्हें 3 तरह से क्यों लिखा गया है? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं आपको बता दूं कि यहां पर 3 सूत्र काम करते हैं एक साथ। कितने सूत्र काम करते हैं? 3 सूत्र। जैसे पहला है अकह सवर्णे दीर्घ। ये जो सूत्र जब काम करता है तो ये करता है दीर्घ, तो यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा सूत्र है रीति सवर्णे री वा। ये कहता है यदि आप संधि कर रहे हैं 2 शब्दों में जिसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण री है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण री है, तो कह रहा है कि रीति सवर्णे री वा। हम यहां पर चाहे तो दीर्घ री कर दें और चाहे तो उसे ह्रस्व ही रहने दें, दोनों ही कंडीशन में ठीक है। यानी कि हम दीर्घ करेंगे तब भी ठीक है और दीर्घ नहीं करेंगे तब भी ठीक है। अब बची तीसरी कंडीशन। तो जो तीसरा सूत्र है ऋत्यकः, तीसरा क्या है? ऋत्यकः। ये बोला कि भाई बच्चों को पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, वो कंफ्यूज है कि हम छोटा करें या बड़ा करें, हम ह्रस्व री रखें या दीर्घ री रखें।
तो इसने कहा कि चलो एक काम करो बच्चों, अगर आपको वो दोनों समझ में नहीं आ रहे हैं तब आप जैसा है वैसा लिख दो। होत्री ऋकारः या पितृ ऋणम, कर्तृ ऋणी और कर्तृद्धि। ठीक है, यहां पर र की मात्रा ऊपर भी है, कर्तृद्धि। ठीक, यदि आप यहां ऐसा लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसने आपको एक छूट और दे दी। अब हुआ ये कि 3 कंडीशन बनी। अब यदि आप दीर्घ बनाते हैं तब भी ठीक है, दीर्घ नहीं बनाते हैं, ह्रस्व रहने देते हैं तब भी ठीक है, और जैसा है वैसा ही लिख देते हैं तब भी ठीक है। लेकिन केवल और केवल ये री की कंडीशन में ही होगा, बाकी में नहीं होगा। ठीक, ये केवल री के लिए ही छूट है। तो आप इन तीनों में से कोई सा भी लिखेंगे वो तीनों ही ठीक होंगे। समझ गए? तो सबसे आसान आपके लिए दीर्घ है। उसके बाद यदि दीर्घ समझ में नहीं आ रहा है तो री के लिए आप ह्रस्व ही छोड़ दें। अगर आपको वो भी कठिन लगे तो आप जैसा है उसे वैसा ही लिख दें। क्या कर दें? जो वो जैसा है उसे वैसा ही लिख दें।